नमस्कार दोस्तों, उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। मेरा नाम प्रखर श्रीवास्तव है। स्वागत करता हूं आप सभी का गुरु घंटाल में। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में आर्टिकल 13 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पार्ट 2 को रिव्यू करने वाले हैं। ऑलरेडी इसके ऊपर मैं एक वीडियो बना चुका हूं जिसपे हम लोगों ने आर्टिकल 13 सबसेक्शन 1 एंड आर्टिकल 13 सबसेक्शन 2 को डिस्कस किया। नाउ वी आर टू डिस्कस आर्टिकल 13 सबसेक्शन 3 एंड सबसेक्शन 4 इन दिस वीडियो। सो निकल पड़ते हैं आज के सफ़र पर और देखते हैं आर्टिकल 13 सबसेक्शन 3 एंड सबसेक्शन 4 क्या कहता है। दोस्तों, आर्टिकल 13 सबसेक्शन 3 बात करता है कानून के बारे में कि कानून का मतलब क्या है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लॉ, वेदर बाई लॉज कि लॉ की कैटेगरी में क्या क्या चीजें आती हैं। देखिए, लॉ की कैटेगरीज में आती हैं बाई लॉज, नोटिफिकेशन, रूल्स, रेगुलेशंस, कस्टम्स, यूजेस एक्सेट्रा इफ डू इफेक्ट द लीगल राइट ऑफ द सिटीजन डू कम अंडर द डेफिनेशन ऑफ लॉ, thus would be considered as law under article 13, but there are two exception to the same। देखिए, इसमें साफ साफ कहा गया है कि कानून का मतलब होता है कोई भी बाई लॉ, नोटिफिकेशन, रूल्स, रेगुलेशन, कस्टम या यूजेस जो कि भारत के नागरिकों की लीगल राइट के अंडर में आते हैं वो आपके कानून कहलाएंगे। ठीक है, लेकिन यहां पर दो एक्सेप्शन हैं। पहला, the administrative and the executive order are being covered under article 13, but if their nature is just to give instruction or guidelines then they would not be covered under article 13। देखिए, एक बात बहुत सिंपल है कि जो एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्डर होता है या जो सरकार ऑर्डर देती है जो अंडर आर्टिकल 13 कवर्ड होती है, ठीक है, वो कानून कब नहीं कहलाएगी। वो कानून तब नहीं कहलाएगी जब ये एग्जीक्यूटिव ऑर्डर या ये एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्डर, जैसे कि डीएम नहीं कहता है, डीएम ऑर्डर निकालते हैं या मान लीजिए कि आपका सरकार ऑर्डर निकालती है, अगर उस ऑर्डर में सिर्फ इंस्ट्रक्शंस है या गाइडलाइंस है तो वो आर्टिकल 13 के अंडर कवर नहीं होगा। जैसे कि अक्सर आप कोरोना में गाइडलाइन निकली है ना कि मास्क लगाइए, सैनिटाइजर का इस्तेमाल कीजिए, ये सब किसने निकाला? सरकार ने निकाला। लेकिन ये अंडर आर्टिकल 13 नहीं इसको कंसीडर किया जाएगा। एंड कोई अगर पर्सनल लॉ है तो वो भी कानून के दायरे में नहीं आएगा अंडर आर्टिकल 13। आर्टिकल 13 सिर्फ और सिर्फ लीगल राइट ऑफ द सिटीजन्स के रिलेटेड जो लॉ होंगे उनके बारे में बात करेगा आर्टिकल 13 सबसेक्शन 3। आर्टिकल 13 सबसेक्शन 4 क्या कहता है? आर्टिकल 13 सबसेक्शन 4 कहता है, ये बड़ा ही इंटरेस्टिंग है। देखिए, यहाँ पर ना दो आर्टिकल की आपस में ना लड़ाई है। आर्टिकल 368 जिससे हम लोग भारत के संविधान को अमेंड के बारे में पढ़ते हैं, मतलब जिस आर्टिकल का इस्तेमाल करके सरकार भारत के कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करती है, और दूसरा आर्टिकल नंबर 13 जिसको हम पढ़ रहे हैं। आर्टिकल नंबर 13 सबसेक्शन 4 कहता है that any of the amendment made in article 368 of the Indian constitution would not be challenged under article 13. Moreover, if the amendment so made would be against the fundamental right, then also it would not be challenged under article 13। कि अगर आर्टिकल 368 के अंदर ऐसा कोई कानून बनाया जाता है जो कि फंडामेंटल राइट का हनन करता है तो भी उसको अंडर आर्टिकल 13 चैलेंज नहीं किया जा सकता। ठीक है, तो ये ओरिजिनली था जब भारत का संविधान बना था तो उसमें ये बात लिखी थी कि आर्टिकल 368 के अंदर अगर सरकार भारत के संविधान के किसी भी पार्ट को अमेंड करती है या मान लीजिए फंडामेंटल राइट को अमेंड करती है तो उसको अंडर आर्टिकल 13 चैलेंज नहीं किया जा सकता। लेकिन बाद में एक से बढ़कर एक लैंडमार्क जजमेंट आए सुप्रीम कोर्ट ने जिसने पूरा का पूरा आर्टिकल 13 सबसेक्शन 4 को बदल कर रख दिया। ठीक है, देखिए, हम लोगों ने अभी क्या पढ़ा कि आर्टिकल 13 एक तरह का प्रोटेक्टर है फंडामेंटल राइट का। बात किया ना हम लोगों ने कि अगर कोई भी कानून, हम लोगों ने पहले वीडियो में बात की थी आर्टिकल 13 सबसेक्शन 1 में कि अगर कोई भी कानून फंडामेंटल राइट के साथ कंपैटिबल नहीं है तो उसको उसी वक्त नल एंड वॉइड घोषित कर दिया जाएगा। तो एक तरह से आर्टिकल 13 को प्रोटेक्टर के तौर पर देखा जाता है। ठीक है, भगवान विष्णु के तौर पर देखा जाता है। वहीं पर आपका आर्टिकल 368 पावर देता है भारत की सरकार को संविधान को अमेंड करने का। तो यहीं पर एक टसल ऑफ पावर निकल कर आती है बिटवीन द पार्लियामेंट एंड द जुडिशरी ऑफ इंडिया। द पावर ऑफ अमेंडिंग द laws exercised under article 368 do gives the power of the parliament to amend the constitution, fundamental rights and the preamble too। तो एक सवाल निकल कर आया कि अगर आर्टिकल 368 भारत की सरकार को इतना पावर देती है, क्या पॉसिबल है, क्या देना चाहिए कि भारत की सरकार फंडामेंटल राइट को भी बदल कर रख दे?
सरकारें आएंगी 5-5 साल के बाद बदलती रहेंगी। बीजेपी की सरकार आई, बीजेपी ने अपना फंडामेंटल राइट घोषित कर दिया, कांग्रेस की सरकार आई, कांग्रेस ने अपना कर दिया, प्रीएम्बल बदल दिया, ठीक है, संविधान के किसी भी पार्ट को अमेंड कर दिया, और सुप्रीम कोर्ट को कहा जाता है गार्डियन ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो सवाल ये निकल कर आया कि कौन ज्यादा पावरफुल है, जुडिशरी ज्यादा पावरफुल है कि पार्लियामेंट ज्यादा पावरफुल है, ठीक है। अब देखिए होता क्या है। पहला केस आता है शंकरी प्रसाद वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1951 का केस। इसमें एक सवाल उठता है आर्टिकल 13 के अंडर, इफ पार्लियामेंट डू मेक्स एनी लॉ विच इज इनकंसिस्टेंट टू फंडामेंटल राइट वुड बी कंसीडर्ड इनवैलिड। यह कहा जाता है, इस केस में फैसला सुनाया जाता है कि अगर पार्लियामेंट कोई ऐसा कानून बनाती है जो कि फंडामेंटल राइट्स के मुकाबले इनकंसिस्टेंट है तो उसको इनवैलिड माना जाएगा। बट इफ एनी अमेंडमेंट डन बाय द पार्लियामेंट अंडर आर्टिकल 368 वुड बी कंसीडर्ड एज वैलिड और नॉट। देखिए बात समझिए कि पार्लियामेंट अगर कोई कानून बनाती है, कोई लॉ बनाती है, ठीक है, जैसे सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट हो गया, कई तरह के लॉ सरकार बनाती है, अगर वो लॉ फंडामेंटल राइट के साथ इनकंसिस्टेंट है तो उसको इनवैलिड मान लिया जाएगा। लेकिन अगर सरकार लॉ ना बनाकर अंडर आर्टिकल 368 भारत के संविधान का अमेंडमेंट करती है और फिर वहां पर फंडामेंटल राइट का वायलेशन होता है, तो क्या उस अमेंडमेंट को वैलिड माना जाएगा या नहीं? So while answering this question, it was held that in Article 13 only the ordinary laws are being talked about but not the कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। तो इसमें कोर्ट फैसला सुनाती है कि अंडर आर्टिकल 13 सिर्फ कानून की बात होती है, संवैधानिक अमेंडमेंट की बात नहीं हो रही है। तो शंकरी प्रसाद वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के केस में यह फैसला आता है कि अगर सरकार कोई कानून बनाती है अपने एंड से जो कि फंडामेंटल राइट को वायलेट कर रही है तो उसको इनवैलिड मान लिया जाएगा। अमेंडमेंट का जिक्र इस आर्टिकल में नहीं था, कोर्ट ने यह कहा। अब देखिए क्या होता है, फिर एक केस निकल कर आता है। उस केस में सरकार, उस केस में जुडिशरी सब कुछ बदल कर रख देती है। गोलकनाथ केस वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब केस बड़ा ही फेमस केस है 1967 का, ठीक है। और यहां पर कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट अपने ही फैसले को ओवर रूल करती है, ठीक है, और कहती है कि दैट आर्टिकल 13 डू इंक्लूड्स द ऑर्डिनरी लॉ एंड द कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स टू, व्हिच मींस पार्लियामेंट कैन नॉट मेक एनी लॉ और मेक एनी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट व्हिच इज इनकंसिस्टेंट टू फंडामेंटल राइट। अच्छा, पहले केस में क्या कहा? पहले केस में कहा सुप्रीम कोर्ट ने कि आर्टिकल 13 के अंडर सिर्फ ऑर्डिनरी लॉ आता है, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट नहीं आता है। लेकिन गोलकनाथ वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब के केस में सुप्रीम कोर्ट कहता है कि नहीं, हम अपने पहले जजमेंट को ओवर रूल करते हैं जो हम लोगों ने 16 साल पहले दिया था 1951 में। अब हम ये कहते हैं कि आर्टिकल 13 में फंडामेंटल राइट भी आती है, ऑर्डिनरी लॉ भी आता है और कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट भी आता है। मतलब सरकार अगर कोई ऐसा कानून बनाती है या अंडर आर्टिकल 368 भारत के संविधान का अमेंडमेंट करती है जो कि फंडामेंटल राइट के साथ इनकंसिस्टेंट है तो उसको इनवैलिड मान लिया जाएगा। अच्छा, अब कोर्ट ने कुछ किया तो पार्लियामेंट ने भी कुछ किया। पार्लियामेंट ने कोर्ट के जजमेंट को, गोलकनाथ वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब में जो सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया था उसको बदलने के लिए 24th अमेंडमेंट पास किया 1971 में, बिकॉज उस वक्त इंदिरा गांधी की सरकार थी और इंदिरा गांधी की जुडिशरी से घंटा नहीं बनती थी। 24th अमेंडमेंट पास होता है 1971 में और कहा जाता है कि एनी अमेंडमेंट मेड अंडर आर्टिकल 368 वुड नॉट बी कंसीडर्ड एज लॉ and hence article 13 subsection 4 is different from the word law used in article 13 subsection 3. Then again this 24th amendment was challenged in the case of केशवानंद भारती केस। अब सुप्रीम कोर्ट ने जैसे कि गोलकनाथ वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब के केस में फैसला सुनाया, पार्लियामेंट ने, इंदिरा गांधी की सरकार थी, बहुमत की सरकार थी, इन्होंने 24th अमेंडमेंट एक्ट पास किया और कहा कि सुनिए, आर्टिकल 13 सबसेक्शन 4 में यह बात साफ साफ लिखी है कि अगर सरकार कोई ऐसा कानून बनाती है जो फंडामेंटल राइट के साथ इनकंसिस्टेंट है तो वो इनवैलिड माना जाएगा। उसमें कहीं पर भी कॉन्स्टिट्यूशन के अमेंडमेंट का जिक्र नहीं है, तो सरकार के पास ये पावर है कि सरकार भारत के संविधान को अमेंड कर सकती है। इट डजंट मैटर कि फंडामेंटल राइट वॉयलेट होता है कि नहीं। अच्छा, इस 24th अमेंडमेंट एक्ट को फिर एक लैंडमार्क केस में चैलेंज किया जाता है, केशवानंद भारती केस 1973 में। अच्छा, केशवानंद भारती केस में क्या था, ठीक है, ओके, इसमें क्या होता है
यहां पर एक बेसिक स्ट्रक्चर निकल कर आता है। ठीक है, गोलकनाथ का जो केस था वहां पे सुप्रीम कोर्ट पहली बार बेसिक स्ट्रक्चर लेकर आती है और सुप्रीम कोर्ट साफ कहती है कि पार्लियामेंट के पास इतनी पावर नहीं है कि पार्लियामेंट आपका बेसिक स्ट्रक्चर को टच कर सकती है। ठीक है, बेसिक स्ट्रक्चर जैसे ही आता है, ठीक है, केशवानंद भारती केस में बेसिक स्ट्रक्चर पहली बार निकल कर आता है और बेसिक स्ट्रक्चर को अमेंड करने की पावर देश के पार्लियामेंट के पास नहीं रहती है इस केस के जजमेंट के अकॉर्डिंग। अब इंदिरा गांधी चुप थोड़ी ना बैठने वाली थी। इंदिरा गांधी लेकर आती है 42nd अमेंडमेंट एक्ट, जिसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है या कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंदिरा कहा जाता है, ड्यूरिंग इमरजेंसी। और इसमें क्या कहा जाता है कि इट गेव पावर टू द पार्लियामेंट टू अमेंड एनी लॉ इन द कॉन्स्टिट्यूशन इंक्लूडिंग द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। इंदिरा गांधी कहती हैं कि जो बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आया है ना केशवानंद भारती केस का, उसको मैं बदलती हूं 42nd अमेंडमेंट एक्ट के अंदर। और अब भारत के संविधान के पास इतना पावर है कि भारत की संविधान किसी भी कानून को जो कि संविधान में है उसको अमेंड कर सकती है, इंक्लूडिंग द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। अब देखिए, जुडिशरी मना कर रही है, पार्लियामेंट अपना कर रही है, फिर जुडिशरी कोई नियम लेकर आ रही है, फिर पार्लियामेंट उसको ओवररूल करने की कोशिश कर रही है। अच्छा, अब इंदिरा गांधी के 42nd अमेंडमेंट एक्ट के कानून को चैलेंज किया गया मिनर्वा मिल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस 1980 में, और इसमें यह कहा गया कि द कोर्ट वॉज ऑफ द व्यू दैट जुडिशियल रिव्यू इज द बेसिक फीचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, हेंस कैन नॉट बी amended, therefore any amendment made by parliament will go through the process of judicial review। लीजिए, तुरूप का इक्का फेंक दिया सुप्रीम कोर्ट है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा गार्डियन हम हैं और हम तुम्हें बताते हैं कि भारत के संविधान में जुडिशियल रिव्यू का कॉन्सेप्ट है। तो अगर आप किसी भी तरह का अमेंडमेंट करेंगे, अगर देश की पार्लियामेंट किसी भी तरह का अमेंडमेंट करेगी तो उसको जुडिशियल रिव्यू से होकर गुजरना पड़ेगा। अगर जुडिशियल रिव्यू से पास होता है तभी वो अमेंडमेंट माना जाएगा, अदरवाइज उस अमेंडमेंट को उसी वक्त इनवैलिड घोषित कर दिया जाएगा। तो आप देखें कितना ज़्यादा लैंडमार्क केसेस जुड़ा हुआ है आर्टिकल 13 से। तो उम्मीद है आर्टिकल 13 आप लोगों के समझ में आया होगा। दबाकर वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट कीजिए, गुरु घंटाल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन के बटन को प्रेस करना ना भूलिएगा। मस्त रहिए, सेफ रहिए। नमस्कार।